नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घूंघट। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की जगह नहीं मिल रही थी और ऊपर से ये लंबा सा घूंघट। जी तो कर रहा था इस घूंघट को हटाकर साइड कर दूं, पर नहीं कर सकती थी, वरना माँ जी की घूरती आंखें वही जमीन में गाड़ देती। यही सोचकर उस घूंघट तले हिलती डुलती अपने सफ़र पर जा रही थी। जाने के फेर में रात को ठीक से नींद भी नहीं पूरी हो पाई थी और नतीजन मेरी आंखें थोड़ी लग गईं और ट्रेन की हिलडोल की रफ्तार में किसी से टकरा गई। पता तो नहीं चला कि मुझसे टकराने वाला बंदा कौन था और वो गिरा या बच गया, पर ये घूरती आंखें मेरी घूंघट की ओर से थोड़ी सी दिख ही गईं। वो ये थे मेरे ससुर जी, जो गुस्से से मुझे घूरे जा रहे थे और माँ जी को इशारों में कह रहे थे, बहुरिया को बोलिए जरा संभल कर यूं राह में खड़े लोगों से टकराया ना करे। लोग क्या कहेंगे, राकेश की बहुरिया राह खड़े लोगों से टकराती है। पैर में जान है या वो भी घर छोड़ आई। माँ जी आहिस्ता आहिस्ता मुझसे इशारों में घूंघट के नीचे से कहने लगी, बाबूजी गुस्सा कर रहे हैं। बहुरिया क्या शर्म हया पीहर छोड़ कर आई है जो ऐसे पर पुरुष के तन से सटे जा रही है। सीधी तरह खड़ी रह, वरना बाबूजी की सुन लेना। अब इन लोगों को कौन समझाए कि एक तो साड़ी, ऊपर से इतनी बड़ी घूंघट, और इन घूंघट के पीछे से कौन खड़ा है उसकी भी जानकारी रखो। ये मुझसे कैसे हो पाएगा पता नहीं। एक तो यूं लटक लटक के जाना पड़ रहा है, ऊपर से इनकी भी सुनो। इतना ही शौक था जाने का तो एक गाड़ी बुक करा लेते, इतनी भी दूरी नहीं थी कानपुर से प्रतापगढ़ जाना। पर नहीं, इनको तो पैसे भी बचाने हैं और रौब भी दिखाने हैं लोगों को कि देखो मेरी बहू अब भी घूंघट तले चलती है। मन ही मन रागनी बुदबुदा रही थी। धक्कम धुक्की करते करते आखिरकार प्रतापगढ़ आ ही गया, जहाँ पहले से ही रागनी का पति रवि इंतजार कर रहा था। रवि ने जैसे ही रागनी को नीचे उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि इतने में भीड़ इतनी बढ़ गई कि उतरने के लिए कि रागनी गलती से किसी और पुरुष का हाथ रवि समझकर थामकर नीचे उतरी और उसके साथ चलने लगी। 2 कदम ही बढ़ाया होगा कि इतने में रवि के बाबूजी की नज़र रागनी पर जाती है और वो जोर से चीखते हुए कहते हैं, बहुरिया जे का कर रही है। पर पुरुष का हाथ थाम लिया और अभी के अभी तू ये घूंघट हटा और देख। जोर की आवाज़ सुनते ही रागनी उस पुरुष का हाथ झटक देती है और सिर झुकाकर वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। मैंने कहा, ना घूंघट हटा, मूरत बनकर क्या खड़ी है अब। पर बाबूजी आपके सामने, रवि और उसकी माँ एक ही सुर में कहते हैं, हाँ तो मेरे सामने। रागनी बाबूजी का गुस्सा देखकर झट से अपना घूंघट नीचे गिरा देती है और उस व्यक्ति को देखती है जिसका हाथ थाम कर वो आगे बढ़ चली थी। 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी देखकर रागनी के मुंह से एकाएक निकलता है, हे भगवान, अच्छा हुआ इस मानव से बचा लिया। देख लिया क्या करने जा रही थी तुम बहू, आज तो हमारी इज्जत को पानी में मिला देती। वो तो अच्छा हुआ किसी जानकार ने नहीं देखा। फिर बाबूजी कहते हैं, अब से बहुरिया को ऐसे घूंघट ओढ़ने की कोनो ज़रूरत नहीं है, अब ये बिना घूंघट के ही चलेगी। पर हमारे पूर्वजों के इतने सालों के बनाए हुए इस घूंघट प्रथा का क्या होगा जी। आप भी आज तक इसके पक्ष में ही थे, माँ जी धीमे स्वर में कहती हैं। अब वही होगा जो आज तक नहीं हुआ। इस घूंघट के चक्कर में बहुरिया अपनी इज्जत उछाल कर कहीं और चली गई, तब तो सही इज्जत भी चली जाएगी। रवि की माँ, ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस घूंघट की वजह से। आज सही मायने में बाबूजी को घूंघट रखने के नुकसान का पता चल सका। अगर आज से घटना नहीं घटती तो शायद इस घूंघट प्रथा का कभी अंत नहीं होता, जो सदियों से चली आ रही थी, जिसे रवि की माँ और भाभीियों ने अब तक झेला है। प्रतापगढ़ से वापस लौटने के बाद बाबूजी ने सभी बहुओं को घूंघट से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी दे दी। सभी बहुओं ने आकर रागनी को शुक्रिया किया और कहा, काश हमने भी किसी पर पुरुष का हाथ थाम लिया होता तो आज हम आज़ाद होते इस घूंघट से। पर कोई नहीं, जब जागे तभी सवेरा। ये अच्छा किया रागनी, गलती ही सही पर अच्छा तो हुआ हमारे लिए। फिर सभी बहुएं अपने अपने घूंघट को ऐसे हटाती हैं
जैसे कई वर्षों से पड़ा शीशे पर धूल, जो उनकी शख्सियत को धुंधला कर रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।